बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। नाज़रीन, हुकूमत आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर करवाने पर बज़िद है और इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है उसकी मुखालफत के पास पर्दा हक़ाइक़ क्या है। मुबैना तौर पर तो ये कहा जा रहा है कि नज़र तो ये आ रहा है कि अपोजिशन है, लेकिन उसमें और भी कुछ खुफिया ताकतें इस वक्त मैदान में आ चुकी हैं ताकि पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन ना हो सके और उनका काम बना रहे। सवाल पैदा होता है कि पूरी दुनिया अपने मसाइल को हल करने के लिए जहाँ जहाँ भी सिविलाइज दुनिया में जमहूरियत है वो हल तलाश करती हैं। अवामी मुंतखब नुमाइंदे वो भले अपोजिशन में हों या हुकूमत में हों, वो नेशनल इंटरेस्ट और लोगों की जो तवक्कुआत हैं या उनके मसाइल हैं उनको हल करने के लिए एक पेज पर होते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा है हैरत कदा है कि जहाँ अगर कोई भी चीज़ अपोजिशन कहे तो वह हुकूमत नहीं मानती और कोई भी चीज़ अगर हुकूमत कहे तो वह अपोजिशन नहीं मानती, बगैर पढ़े उसकी मुखालफत की जाती है। वजह क्या है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम इतना कमज़ोर है और सियासी पार्टियों पर खानदानी जो कब्जा जात बदस्तूर कायम है और वन मैन शो है, प्राइवेट लिमिटेड फर्मों के तौर पर पार्टियों को चलाया जा रहा है और उनसे मुंतखब होने वाले जो लोग हैं उनको मुबैना तो स्लेव्स कहा जा सकता है। उठा पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत वो अपने ज़मीर के आवाज़ पर कहीं नहीं जा सकते वरना डिसीट हो जाते हैं। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन पर मुबैना तौर पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए गए हैं कि क्या वजह है कि उन्होंने पिछले दिनों एक प्रॉपर्टी भी खरीदी है, अपने इलाके में बहुत हैवी प्रॉपर्टी खरीदी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को देखे 27 किस्म के उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किए, जिनमें हम बार बार अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि एक ये भी था कि उसमें अगर कोई अल्फी डाल दी जाए तो सूरत यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी उहदे होते हैं उनमें ज़रूरत होती है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे एक तरफ ट्रेजरी बेंचों की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन की तरफ से अपोजिशन लीडर वो सलाह मशवरा करते हैं। लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ पर मुबैना तौर पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, हम उनसे मशवरा क्यों करेंगे। अब यहाँ एक डेड लॉक सा बनता हुआ नजर आ रहा है। जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या होगा इस बारे में कुछ हतमी नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान के जो सरहदों के नज़दीक तरीन ममालिक हैं, आप देखते हैं अफगानिस्तान में किस किस्म की सूरत हाल है और 40 साल जंग के बाद इस वक्त वहाँ एक हुकूमत बनी है जिसके असरात पाकिस्तान में बड़े शदीद आ सकते हैं। हिंदुस्तान हमारा अज़ली दुश्मन है और 5 आइज़ वो पाकिस्तान को नेक्स्ट काफ़ी मुश्किलात से दो चार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिसका सबसे पहला जो है वो आप देखा कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम और फिर बरतानिया की टीम ने यहाँ खेलने से इनकार कर दिया। हालांकि अफगानिस्तान से जब वो लोग बाहर अपने मुल्कों में नहीं जा सकते थे तो सबसे महफूज मुल्क पाकिस्तान ही था और PIA हमारा उनको लेके पाकिस्तान में यहाँ आए और फिर आगे उनके मुल्कों को रवाना कर दिया गया। हमारा एक और मौजूद आज जो डिस्कस करेंगे हमारे पैनल के साथ वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो सज़ा हुई थी 7 साल कैद और 8 मिलियन पाउंड उसकी प्रोसीडिंग अब शुरू कर दी गई है कि उनकी जायदाद बेच दी जाए। यानी क्या ऐसा हो सकेगा, क्योंकि जब सज़ा मुअत्तल होती है तो फिर उसमें एसेट आती हैं या सिर्फ सज़ा ही मुअत्तल होती है। इसी तरह के मौजू हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर लियाकतूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान परवेज साहब हैं और नूर कसूरी साहब बड़ी सियासी शख्सियत हैं। 1977 के इलेक्शन में इन्होंने हिस्सा लिया था और रवो मंदर याद साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ब्रिगेडियर साहब जी, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन यानी शकूक तो रहते हैं कि वो उसमें धांधली हो सकती है, कोई उसको कमान दे दी जाए तो ये हो सकता है वो हो सकता है। तो मुझे बताइए कि अब सवाल ये पैदा होता है कि आपका एक बैंक अकाउंट है, आप दुनिया के किसी मुल्क में जाके पैसे निकलवा लेते हैं, आपका रिमोट से टीवी चलता है, उस तरह आप गूगल से चीजें निकालते हैं, आप अपना घर तलाश कर लेते हैं, घर के कोटे पर चले जाएंगे। ये सारी चीजें दुनिया ने मसाइल पर काबू पाया है और अपोजिशन ये है कि हुकूमत मुखालफत में कुछ कर रही है या वैसे इसमें कोई ऐसे नकायस हैं। हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर और उसकी तौर पर भी बड़ी अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, जितना भी हम कर सकते हैं उसके
उसका मुझसे हो जाना कि यही मशीन हम चलाएंगे जो उन्होंने इम्पोर्ट की है और यहाँ संभल की है। और एक ऐसी और कंपनी उन्होंने ऐलान भी किया कि 1 लाख रुपया हम देंगे अगर इसमें एक ऐसी कंपनी ने किया है जो नजर है, इसका कोई ओपन टेंडर तो नहीं कराया गया था और ये इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोवाइड की है, तो वो तो हमारे कानून के खिलाफ ही बात बनती है। लेकिन बात यह है कि दस्तक के इलेक्शन में हुकूमती पार्टी की तरफ से जो कुछ किया गया उसमें आम आदमी के दिमाग में शक डाल दिया कि खुलूस नीयत शायद नहीं है, और यही प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन भी इसी बात से घबरा रहा है। आज ही कनाडा में जो यानी ट्रूडो दोबारा कामयाब हो गए, अभी सरकारी तौर पर अनाउंस नहीं हुआ, उनका जो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाला आदमी था उसने सरेंडर कर दिया, मान गया। यही मुसीबत हमारे सामने बहुत अच्छी मिसाल है अमेरिका की भी, बरतानिया की भी और दूसरे मुल्कों की, कनाडा की, न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ पे इलेक्शन हार जाने वाला ये मंजूरा नहीं पीटता से धांधली हो गई और 40 या 50 पंक्चर हो गए और ये हो गया और वो हो गया, और बाद में हमत ले लेने के बाद कहना कि ये बातें तो हम ऐसे ही कर रहे थे। तो ऐसे ही करके आप पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को अगर खतरे में डालते हैं तो मेरा ख्याल है ये जुर्म होना चाहिए, और ऐसे ही बातें करके अपना इलेक्शन लोगों को धोखा देके जीतना मेरे ख्याल में पाकिस्तान में मेरी जाती राय है इसके ऊपर मंदिर नहीं होना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। आज हमने जो मौजूद रखे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत है और हम यदि उनको फॉलो कर रहे हैं जहाँ जहाँ सिविलाइज दुनिया में है, लेकिन वहाँ सिर्फ फॉलो ही हम कर रहे हैं। वहाँ तो आज कनाडा में इलेक्शन का आपने रिजल्ट देखा, अभी सरकारी तौर पर तो उन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन ट्रूडो की जीतने के बाद जो उनके राइवल थे उन्होंने फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ ये एक धींगा मुश्ती चली रहती है और अवाम का इससे कोई लेना देना नहीं होता। अब इन्होंने 100 तरीके इस्तेमाल कर दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बात रुकी है कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, फलां मुल्क में है फलां मुल्क में नहीं है। ये टेक्नोलॉजी के ऊपर इस किस्म की बहस है, सुजेशन तो दी जा सकती है। जैसे कल हमारे एक पैनल ने कहा कि जिस वक्त आदमी वोटिंग कर रहा होता है तो साथ साथ जब वो 213 के बाद 214 वोट डाले, जैसे वो बटन दबा 214 आ जाना चाहिए। तो इस तरह की रिफॉर्म के लिए सुजेशन तो दी जा सकती है, लेकिन सिरे से इसको बिल्कुल इनकार ही कर देना और रिजेक्ट कर देना, ये क्या है? बहुत शुक्रिया जी। गुजारिश ये करूंगा जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये तस्लीम करता है कि उसका काम है फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना, और ये वो बड़ी मजबूती से तासुर से रिपीट करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है, इससे पहले भी कर रहे थे। बदकिस्मती ये है कि आज तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन नहीं करवा सका। ये रिकॉर्ड पर है, ये रिकॉर्ड पे है और हर पार्टी ने क्रिटिसाइज किया। इवन 2018 का इलेक्शन भी क्रिटिसाइज हुआ है, 2013 का भी हुआ है। गुजारिश है कि इलेक्शन कमीशन को ऑब्जेक्टिवली रैशनली अपना फेलियर मानना चाहिए। सबसे पहले तो उन्हें कौम से माफी मांगनी चाहिए कि हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करवा सके अब तक। अच्छा, अब जब ये हम कहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए, तो गुज़िश्ता 10 साल से हर पॉलिटिकल पार्टी, पीपल्स पार्टी ने, तहरीक इंसाफ के लोगों ने और पार्टीज ने, इन्होंने लिख के दिया हुआ है मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर कि जी इसको आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ जाए, वो अनबाइस्ड होती है और उसमें खराब करने के चांसेस नहीं। हाँ, ये बात दूसरा लिख के दिया हुआ है, लेकिन हुकूमत बदल गई। ये ख्याल था ना कि वो हमेशा हुकूमत में रहेंगे, हुकूमत तो उनके घर की बांधी थी। अब हुआ ये है कि इमरान खान ने जो स्टैंड ले लिया है उसके प्लस माइनस हो सकते हैं और उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन वो जो उनकी टीम कह रही है उसकी बात सुनना जो है वो जरूरी है। और वो बड़ी गहरी बातें कर रहे हैं। जो साहिब फहम लोग हैं, जिन्हें इंफॉर्मेशन है सिस्टम में, उन्हें बिल्कुल पता है कि इलेक्शन कमीशन में क्या होता रहा है, कैसे फेवरेटिज्म चलता रहा है, कैसे
वहां एक मेंबर थे, मतलब मिसाल अगर दे वो दो फेक जीत भी गया तो इलेक्शन कमीशन किस तरह लटकाते लटकाते उसके 5 साल पूरे भी करवाता रहा है। हैं, पूरे करवाते रहे हैं। अब सर ये जो मैं दूसरी एक अर्ज करूंगा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, बात मान लेते हैं हम, लेकिन क्या वो आईनी पाकिस्तान के मातहत नहीं है? मैं ये डिबेट आपसे अर्ज करना चाहता हूं। आईनी पाकिस्तान के अंदर सॉवरन बॉडी जो है वो सिर्फ एक है और वो पार्लियामेंट। द रूल्स आर मेड फॉर द पीपल हैं कि तमाम इंसानों को सर उन्होंने लॉ बनाना है। सर अगर वो आज ये लॉ बना दे कि इलेक्शन कमीशन सीजेस टू एग्जिस्ट, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर जो लॉ बनाने का इख्तियार है वो ना सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना इलेक्शन कमीशन के पास है, ना किसी और फोरम के पास है। अगर इमरान खान इस वक्त प्राइम मिनिस्टर, या तो आप इलेक्शन कमीशन कह दीजिए हम प्राइम मिनिस्टर को मानते ही नहीं है, और हम तो मानते ही नहीं, इस गवर्नमेंट को हम नहीं मानते, फिर तो ठीक है, फिर तो डिबेट एक और तरफ चल पड़ेगी। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि अगर लाहौर से ताल्लुक रखने वाले कुछ पॉलिटिशियंस इलेक्शन कमीशन के मुतालिक पीएमएल नून के ये कहते हैं कि ये सिलेक्टेड बिठा दिया है, तो इसका मतलब है वो इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं ना जी। दोस्त है, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाया तो उसमें से जो आउटकम हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है ना जी। उस पर तो आज तक नोटिस नहीं हुआ। उस पर मुझे बता दें कितने नोटिस हुए। और सब क्योंकि लोग जो कल रोजाना टीवी चैनल पर ये डिबेट चलती रहती है, आईनी इदारा है जी, आईनी है भाई, आईनी है तो आइन के मतहत है ना, कभी उसी आइन ने अख्तियार दे के उसको किसी को बैठाया हुआ है ना, वो इंसान ही है ना, आंसरेबल है इस मुल्क के आइन के तहत कि भाई 4 आपके मेंबर हैं। किसी दुनिया के मुल्क में इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबर नहीं है, ये भी एक अजूबा यहाँ ही है। तो फिर हुकूमत ये ऊपर के इल्जाम आज लगाए हैं कि इसमें बहुत पैसा चला है और कुछ इल्जाम ऐसे भी हैं, कई लोगों ने जमीनें भी खरीदी हैं, बंदना मरबे। सर ये सारी बातें सबको मालूम है, और ये जो आजम स्वाति साहब और फवाद चौधरी ने बातें की हैं वो इतने रिस्पॉन्सिबल लोग नहीं हैं कि वो बगैर किसी सबूत के बात कर दें। उन्होंने इशारा देना था जो वो इशारा दे गए हैं, और वो इशारा सबको समझ आ गया, आपको भी समझ आ गया, मुझे भी समझ आ गया, इलेक्शन कमीशन के लोगों को भी समझ आ गया होगा। हमें तो अंदाजा है ना जी, हमने तो देखा हुआ है कुछ लोगों को कि किस तरह वो मोटरसाइकिल पे आए। ये तो है राव साहब, हम डिबेट करते रहते हैं, ये क्या हो जाता है, इंसान फानी है। पाकिस्तान जब से बना है या बहुत लोग डिलीट हो गया, जो कहते थे हमारे बगैर कुछ नहीं होता, इनको बीमारी क्या लग जाती है खरबों खरबों कमाने के बावजूद। बस सर ये तो एक पूरा चैप्टर है, एक डिबेट है कि ये मेगालोमिनिया हो जाता है, जिसे थर्ड वर्ल्ड के अंदर कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड के लिए। हमारे साथ रहिए क्योंकि मैं सारे सलमान परवेज भाई सब सुन रहे हैं, तो आप सर मैं तो इसमें यही कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट की बात सुननी चाहिए कि क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं वो हुकूमतों के अंडर काम करते हैं, और नहीं अंडर के नहीं है, नहीं ये बात दुरुस्त है। उन्हीं के मुंतखब लोगों को राव साहब कह रहे थे कि उन्होंने अनाउंस किया कि इमरान खान जीत गया है, वजीर आजम है, इलेक्शन कमिश्नर की फैसले की वजह से वजीर बना है, वो फेक नहीं है। जी सर मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो पार्लियामेंट है उसका काम है लॉ बनाना, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन इदारों के ज़रिए होती है। तो इलेक्शन कमीशन एक लॉ के तहत काम करता है। अब उसमें उनको 283 जो सेक्शन है वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाना है पाकिस्तान में। तो उनसे आज तक अभी तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो यही सारे लोग कहते हैं, जैसे राव साहब ने भी कहा कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सके। हर इलेक्शन में कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है, कोई बात आ जाती है, और जो भी केसेस वहाँ पे फाइल हुए हैं, सबसे बड़ी ये बात है कि कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन के या केसेस फाइल हुए हैं या किसी भी इशू पे उनके पास किसी ने उसका आज तक कभी उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया। अगर वो कोई भी रिजल्ट अनाउंस करें या किसी भी केस का फैसला करें तो देखिए फिर उनके होने का भी पता चलता है और उनके काम करने से भी पता चलता है कि वो आइन में रहते हुए अपनी पावर्स को यूज़ भी सही तरह कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान में
ये जो मशीन उन्होंने सैंपल के तौर पे इनको दी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये नहीं कहा गवर्नमेंट ने कि वो ये ही मशीन होगी जो वो यूज़ करेंगे। उन्होंने कहा आप कहीं से भी मशीन बाय कर सकते हैं, किसी भी कंट्री से ले सकते हैं, आप अपनी मर्जी की बनवा सकते हैं। ये सैंपल के तौर पे मशीन है, इसका ये फंक्शन है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो इतने ज़्यादा वोट मुस्तरिद हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे कोई जीता हुआ, ये वोटिंग मशीन से रिजल्ट नहीं देगी, जो उसमें से निकलेगा उसका जी दूसरा वो काउंटिंग होगी ना सर। देखें वो वोट मुस्तरिद नहीं होगा, बेसिकली स्टैंप्स की वजह से, किसी वजह से दूसरे डब्बे में भी डाला जाएगा जी, वो तो स्लिप प्रिंट होगी, वो प्रिंट जो है आप डिब्बे में जाएगा। फिजिकल काउंटिंग भी होगी और इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग भी होगी, और जो बटन दबाते ही फॉर्म 45 के जो रिजल्ट्स हैं वो 1 मिनट में कंक्लूड हो जाएंगे। तो इसमें एल्फी डालने वाली बात पे मैं ये कहूंगा कि एक एल्फी डालने के लिए वहां बंदा कैसे जाएगा जब इतनी सिक्योरिटी होगी। और एल्फी डालते तो जी जितने एटीएम बने हुए हैं एल्फी को डाल दे। नहीं सर, पाकिस्तान का एटमी डेटरेंट है, उसको एल्फी डाल दे, रिमोट पर एल्फी डाल दे, नादरा पर एल्फी डाल दे। एल्फी अगर डाल दे तो दूसरी दुनिया में तो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, सारे जहाज, सारे मिसाइल, सारा सिस्टम चल रहा है, तो अल्फी उसमें डाल जाएगा, खत्म सर। उसके जी उसके अलावा सर ये बात है कि आप जब कसूरी साहब क्या कहेंगे कि उनकी कुछ साजिश है, साजिश अकेले ये पोजीशन नहीं कर रही, आपको कहाँ से स्मेल आती है? आप भी बड़े पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं और वो इलेक्शन लड़ा है आपने समय से, जुल्फकार भुट्टो के आप मुंतखब बंदे रहे हैं, 77 क्या कहते हैं, कुछ साजिश है, क्या समझ रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में शायद साहब ये जो सियासत है ना पाकिस्तान में पिछले 20-22-25 साल से, आप कह लेते हैं, ये सियासत में चेंज आया 85 के बाद। 85 के बाद किसी न किसी तरीके से पहले जो लोग 85 से पहले जो सियासत करते थे ना, वो मुल्क के लिए, कौम के लिए, तबका या अपने तबकात के लिए सियासत करते थे। 85 के बाद जब ये सियासत में अपॉर्चुनिस्ट क्लासेस को एक प्लानिंग के तहत, क्योंकि ज़ियाउल हक के साथ उस वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ताउन नहीं किया, जब उसके साथ वो वो तो थोड़ा सा एक देखें वो पीरियड था, 10 महीने बाद वो भी इस नतीजे पर पहुंचे कि ज़ियाउल हक है, झूठ बोल रहा है, वादे अपने पे पूरा नहीं उतरता, जो भी कुछ कर रहा है ये आगे नहीं चल सकता। उसके बाद नवाब नसरुल्लाह साहब, मलिक कासिम, एयर मार्शल असगर खान, सब इस नतीजे पे पहुंचे और उन्होंने MID की शक्ल में एक पार्टी वो बना, अलायंस, और उसके जरिए मूवमेंट शुरू की। इसको अगर मैं एक तरीके कि 2007 में एक जस्टिस जहांगीर परवेज साहब थे हाई कोर्ट के जज, वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से 88 के इलेक्शन, उसने मरने से कुछ चंद दिन पहले 3 दिसंबर को उसका इंटरव्यू छपा ये 2007 में मिला हुआ जहांगीर परवेज, तो जनरल ज़ियाउल हक के आलम बड़े करीबी मामू के बेटे थे, ये मतलब करीबी अजीज थे। उसने कहा कि मैं कौम से माफी मांगता हूँ, पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन पहले हुए और आगे हुए, पाकिस्तान में ये इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है जो कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा सके। और मैंने जो 88 में जनरल टिक्का खां को हराने के लिए जितना जो काम किया, मैं उसको मतलब है कि कौम से माफी। उसके बाद अब चंद दिन जो इस सारे 20-25 सालों में ये कह सकते हैं रिगिंग के, फेयर और फ्री ना होने की इलेक्शन, 2018 में भी बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिशरी खान फैमिलीज हैं, वो वही है जो आज बहुत ज्यादा कहते हैं कि इलेक्शन, आप इलेक्शन ले लें 88 का जो हुआ था, वो बनी IGI बनी, 90 में सुप्रीम कोर्ट उसको इलेक्शन को कह चुकी है कि फेयर एंड फ्री नहीं था। 2002 में चलो आपको थोड़ा सा फेयर एंड फ्री वो भी नहीं था। 2007 में फिर एक प्रैक्टिस की गई कि पीपल्स पार्टी का बैलेंस रखने के लिए कि जो उसकी सीटें कम करी। नवाज शरीफ तो 10 साल के लिए एग्रीमेंट करके गया था कि मैं मेरा फैमिली नहीं आएगी, उसको सिर्फ बैलेंस करने के लिए आप फिर ले आते, वो हुआ। 2013 में नवाज शरीफ है जो ये इलेक्शन हुआ, वो हमारी सारी पीपल्स पार्टी की सारे इदारों की ये कैलकुलेशन थी
कि ये 60 से और 70 के करीब इलेक्शन सीटें लेके जाएगा। जॉन कैरी सऊदी अरेबिया आता है और वहां से हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग हैं ये जाते हैं और वो उनको कहता है कि नवाज शरीफ को आपने लाना है। 2013 का वो इलेक्शन जीत जाता है। 2018 के इलेक्शन में मैं पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक है, आज भी वैसे ही है जैसे 77। अब भी तो वो आरटीएस क्या सिस्टम था वो कि जी वो फेल हो गया, बंद हो गया। वो मैं ये गारंटी से बात करता हूँ, इंक्वायरी अगर इसकी बात भी हो तो वो भी ये जो नवाज शरीफ के फैमिली को, मुस्लिम लीग को 60 सीटें दी गई है ना, वो भी उस आरटीएस ना बैठता तो इमरान खान की 175 सीटें आनी थी। पहले पीपल्स पार्टी मतलब ये है कि आरटीएस का बेनिफिशियरी नवाज शरीफ है 1000%। जितनी भी पाकिस्तान कहते हैं, एलिगेट करते हैं, वो तो कहने का देखें, वो तो चोर बचाए शोर वाली बात है ना कि आप देखें सुप्रीम कोर्ट पे हमला कोई इमरान खान या पीपल्स पार्टी ने तो नहीं किया। इसी तरीके से आज भी जजों को घर बुलाना, उनको पैसे देना, उनको शराब पिलाना पीपल्स पार्टी या इमरान खान ने तो नहीं किया। ये जो 2013 से और 2000 मतलब एक सेकंड से मैं एक बात मैं एक सेकंड में बात खत्म कर लेता हूँ। अब ये है कि ये भी अब जो सिलसिला चल रहा है वन लाइन, मैंने ब्रेक की तरफ जाना कि वन लाइन ये है कि अब ये जो शोर है इसके पीछे भी कोई है। मैं यही इसी तरफ आऊंगा ना। बात यह है कि ये जब तक आप इलेक्शन को एक मर्तबा ये पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को, हमारे जो मुक्तदर लोग हैं वहां से जहां से ये सब कुछ होना है वो बुलाएं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठा के एक किसी एक एजेंडे पर मुत्फिक करें, वरना ये इलेक्शन जो आएगा ना 2023 का। मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूं नाज़रीन, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने हैं। चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन के लिए भी मशावरत के मुतल्लक कहा गया है कि एक आदमी पर इल्ज़ाम है, शहबाज शरीफ साहब वाले अपोजिशन लीडर ही हैं, हम उनसे कोई मशवरा कैसे करते? कोई मुल्ज़म से भी मशवरा करता है? अगर नहीं करता तो कुछ लॉयर ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, इन सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा। इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। बात हो रही थी कि इस वक्त जो पार्लियामेंट मौजूद है, अवामी मसाइल इतने बढ़ चुके हैं, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है और हमारे यानी मुल्क के जो दुश्मन हैं वो पूरे चौकन्ना हैं। 5 आइज जिसको कहते हैं, उसमें न्यूजीलैंड है, बरतानिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और फिर कनाडा है। ये पाकिस्तान को घेर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें दस्तों गिरेबान हैं, कानून साजी पर भी एक दूसरे का तामन नहीं किया जा रहा। इस जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या होगा? अब बात फंसी हुई है चेयरमैन नैब के ऊपर कि उसकी एक्सटेंशन पर हम मशवरा अपोजिशन लीडर से नहीं करेंगे क्योंकि उन पर केसेस चल रहे हैं और चेयरमैन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन पर भी संगीन इल्ज़ाम हैं। ब्रिगेड साहब क्या कहेंगे? अब तो ये काम किसी को कहते हैं दरिया को अपनी मौज और तोगानियों से काम। आपने बात की थी इलेक्शन के नताइज को कबूल कर लेते हैं अच्छे लोग, अच्छे मुल्क, तो अगर वो हम करते होते तो हमें 2 लख्त ना होते। 2 लख्त इसी वजह से हुए कि इलेक्शन के नताइज को कबूल नहीं किया, ठीक है ना ये बात। तो अब भी हमारी जमहूरियत के रवैये यही हैं कि हम एक बंदा लाते हैं, बड़ा सिलेक्ट करके लाते हैं, बड़ी खुशी से उसको लेते हैं। जिस दिन वो सुल्तान वक्त के मिजाज के खिलाफ ज़रा सी बात कर दे तो फ़ौरन हम उसको करप्ट बना देते हैं, उसको साजिशी बना देते हैं, उसके अल्टीरियर मोटिव्स निकल आते हैं और उसकी हम प्रॉपर्टियाँ बोलने लगते हैं। जब तक वो हुकूमत वक्त के साथ है कोई उसकी प्रॉपर्टी पे उंगली नहीं उठाता, बल्कि कहते हैं कि बिल्कुल 133 कंपनियां बड़ी अच्छी हैं, टोटली अलाउड हैं, बिल्कुल जितनी भी हैं। तो ये रवैया हमारा, अगर हुकूमत चीज़ में नैब को एक्सटेंशन देती है सदारती आर्डिनेंस के तौर पर, बाद में उसको वो कर भी लेती है असम्बली के पास, तो अगर इस तरह की एक्सटेंशन देते हैं तो उस पर शोर पड़ेगा, लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, देखेंगे क्या होता है। कौम तो तमाशे देख रही है ना, कौम महंगाई के तमाशे देख रही है, वो तमाशा दिखाने वाला तमाशा धक्के से दिखा रहे हैं, पिस रही है कौम, और कौम तमाशे देख रही है सियासी रस्साकशी के, जो अच्छी बात नहीं है। हमें होश के नाखून लेना चाहिए। जैसे आपने अभी जिक्र किया
दुनिया आपकी मुखालफत में और आपको नेस्तो नाबूद करने पे तुली हुई है। दुनिया ने आपके खिलाफ एक महाज बनाया हुआ है। मैं हमेशा कहता रहूं कि एक सलीबी समूनी इस वक्त चाइना के साथ हमारी वो कंफर्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमने जो लोन वापस करने थे वो लोन मांगे जा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। खुदकुशियां करते करते IMF के कदमों में दोबारा जा गए हैं और हमने बिल्कुल अपना स्टेट बैंक उनके कंट्रोल में लिया हुआ है, जबकि सलीबी समूनी इत्तेहाद जो है वो आपके खिलाफ है। इसराइल के तमाम बड़े लीडर्स पाकिस्तान को नंबर 1 एनिमी कहते रहे हैं और आपने दुनिया की तमाम तर मुखालफत और मुखासमत के बावजूद आपने न्यूक्लियर पावर हासिल की है। तो दुनिया होगा क्या मुझे बताइए ना, ये तो आपने बीमारी बताई है ना, इसका इलाज क्या है? ये जो निज़ाम है चलता नजर आता है आपको? ये निज़ाम अल्लाह करे चल जाए, लेकिन अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम इसको चलाएं। इस जमहूरियत हमारे पास है टूटी फूटी। सर अस्सलाम वालेकुम। राव साहब लाइन पर है? राव साहब अस्सलाम वालेकुम। जरा उनको लाइन पर पहले ले लो, फिर मुझे बताओ। हाँ जी, सलमान परवेज साहब क्या कहेंगे? सर ऐसे है कि हमारे मुल्क में जो एक्सटेंशंस लेने का एक प्रेसिडेंट सेट हुआ हुआ है, इसको चेंज होना चाहिए, क्योंकि किसी भी इदारे में और जगह में ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में हमारे पास रिप्लेसमेंट में बंदा ही नहीं है। हम 2 साल की एक्सटेंशन दे देते हैं, 2 साल के बाद भी आखिर उस बंदे को कोई रिप्लेस करेगा तो वो आज क्यों नहीं, जब किसी बंदे ने अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर ली है तो वो घर जाए और दूसरे बंदे को अच्छे तरीके से चार्ज हैंड ओवर करे। जो नया बंदा आएगा वो भी उतने अच्छे तरीके से ही काम करेगा। देखिए, जो भी नया बंदा इंडक्ट होना है उसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, मशवरे मशावरत अपोजिशन। सब अमेरिका दुनिया का, इस दुनिया में सुपर पावर है, उनका प्रेसिडेंट, इसका मतलब है कि इस दुनिया में इंसानों में सबसे ताकतवर है जी। वो 2 टर्नोवर के आगे नहीं जाते। पाकिस्तान में चौथी दफा वजीरत बनने के लिए तैयार है और एक मुर्दा ऐसा था चीफ जस्टिस हाई सुप्रीम कोर्ट का, उसको गवर्नर सिंध लगाया तो हलफ उठाने नहीं जा सकता था, मंजिल पर पड़ा रहा मरने तक, डेथ। जी जी। राव साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वो मेरा लाइन में। राव साहब, ये जो पार्लियामेंट है, यानी जाहिर है मशावरत करनी चाहिए, जिस तरह कहते हैं कि अपोजिशन लीडर पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ साहब, ऊपर मियाँ शहबाज शरीफ साहब, यहाँ हमजा हैं, तो पार्लियामेंट इस वक्त आज़ाद है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट जो है उसमें तो जो MNAs हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, वो अपने लीडर के बगैर कोई अखलाकी जुर्रत कर ही नहीं सकते जी। तो मशावरत का पैमाना फिर 1 मैन ही 1 पार्टी के लीडर से मशावरत हुई ना, मीनिंग जिसके अपोजिशन का जो लीडर है वो कहाँ स्टैंड करता है? अगर नहीं है वो मशावरत करते तो केस कहाँ तक जाएगा? देखिए जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स नहीं हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज के मालिकान हैं। हाँ जी। ये पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, इसकी ये एक इंडस्ट्री है जिसका मालिक जो है वो उसका लीडर होता है। अच्छा, ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं उन्होंने डेफिनेटली मुशावरत का लफ्ज इस्तेमाल तो हुआ है। हाँ। इसमें कोई दो राय तो हो नहीं सकती क्योंकि कानून में लिखा हुआ है। लेकिन अगर ऑपोजिशन लीडर हिमसेल्फ नैब के अरबों रुपए के केसेस में इन्वॉल्व है, हाँ, तो आप कैसे वो फेयर अपनी राय देगा? देखिए, हम रैशनल हमें बात करनी चाहिए। वो तो ऐसे बंदे को लेके आएगा जो दिहाड़ीदार हो और उस बंदे को रिलीफ लेके दे। जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, ये बात जो है उसमें तवाजुन है, लीगैलिटी नहीं है कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से कोई बात नहीं करेंगे। ये भी तो पीछे अखलाकी ताकत भी तो होनी चाहिए। जी, यही मैं अर्ज कर रहा हूं। तो मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नैब में सूरत ये बनी है कि पिछले दिनों एक एडिशनल डायरेक्टर साहब वो वहां से यानी हट के थे बैंक में जा लगे, वहाँ से वो उनकी कार्रवाई चलती रही कि वो लोगों को वहाँ के जो सारे कागजात दिखाते फिरते हैं, वो बैंक के उनकी ट्वीट आपस में शेयर हुई हैं। यानी ये भी तो बुरा हाल हो गया ना इदारों का। आप FIA की बात कर रहे हैं, वो नैब के नहीं है। हाँ, वो FIA के हैं और वो उनके मुतल्लिक ये कहा जाता है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि वो अरबपति आदमी है। वो जो FIA के रिटायर्ड अफसर हैं और वो बैंक के अंदर मुलाजिम हैं, बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं और हर मराहत वहां से ले रहे हैं। ठीक है। और वो अपना डेफिनेटली वो और एक आधा और बंदा बैंकर जो है
वो दबाव डाल रहा था। ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है ना जी, इसमें तो कोई किसी किस्म का अब कोई उभाम रहा ही कि हमारे निज़ाम को पैसे ने या इन बड़े लोगों ने इस तरह यरगमार बना लिया कि अब इंसाफ और अदालतें, अब जब सुबह अदालतों में पता चलता है कि फलां कोई लीडर पेश होने जा रहा है तो लोग सुनते नहीं, उनको पता जाते तारीख पड़ जानी है, तारीख पड़ जानी और बाद में आके एक बेहगम तकरीर होनी है। हाँ। 25 मिनट मीडिया उसे वहाँ तो दिखाएगा। समय तो एक चांस मुहैया किया जाता है कि वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस। बल्कि मैं पैमरा को दरखास्त करूंगा कि ये मुल्जिमान जो हैं, इनकी जो तकारीर है ये बंद करवाए, क्योंकि वो एक क्रिमिनल चार्ज के तहत इस वक्त ट्राई हो रहे हैं, तो वो तो वो कर ही नहीं सकते। मौजूद है, ये तो नया रिवाज पड़ा हुआ है। बस सर मेरी अर्ज ये है कि इस वक्त हमारे पास टाइम एज सच बहुत कम रह गया है, पॉलिटिकल स्पेस भी कम हो गई है, और मैं अफगानिस्तान का फॉल आउट देख रहा हूँ बड़े सख्त तरीके से। इस पर सर आपका पॉइंट लेना बड़ा कंप्रिहेंसिव। मैं ज़रा नूरुन कसूरी साहब क्या कहेंगे, मतलब जो राव साहब ने पॉइंट उठाया है कि जिसके केस नैब के अंदर ही चल रहे हैं, वो भले जरदारी साहब अगर अपोजिशन लीडर होते हैं, कोई बलावल होते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो भी हो, तो मतलब ये है कि क्या इखलाकी कोई कुव्वत उन्हें कहती है कि वो उसका मशवरा किया जाए किसी। मैं तो ये समझता हूँ कि राहुल साहब की जो ओपिनियन है इसको आउट जितना भी सपोर्ट किया जाए काम, इसको वजह यह है कि आप फिर लोगों को ये खुद ही मौका देते हैं रोज कि हम चोरों को, डाकुओं को, फराडियों को जो है वो मतलब फिर हम उनको मौका रोज ही देते हैं। गए तो है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में, करप्शन में, और वापस आके कहते हैं अगर एक धेले की, एक पाई की, 4 आने की, 2 आने की, उनसे कोई अखबार वाला ये नहीं पूछता कि ये धेला, पाई, आना, 2 आने कहाँ, कौन सी करेंसी है ये, ठीक डॉलरों में। अब तो देखें कोई चीज वो नहीं छुपी कि चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के पे केस चल रहे हैं, चाहे मुस्लिम लीग के लोगों पे, चाहे किस पे चल रहे हैं। इस वक्त अपॉर्चुनिस्ट क्लास, जैसे कि राव साहब ने कहा, इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज है नहीं, अपॉर्चुनिस्ट क्लासेस के कार्टेल हैं। वो आप शुगर के ले लें, वो सब इकट्ठे हो गए थे, एक ने यहाँ से लाहौर से लिया स्टे, दूसरे ने इस्लामाबाद से लिया, तीसरे कराची से। 70 रुपए जंगीर तरीन बेच रहा था चीनी, नहीं मैं जंगीर तरीन जब हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने स्टे दिया 2 महीने, फिर सिंध हाई कोर्ट ने दिया, फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट, इसी तरीके से कहते हैं यार जब तक असल में नहीं होगी उन्होंने जान नहीं छोड़ा। देखिए पॉलिटिकल पार्टी से मैं ये समझता हूँ कि मैं भी उन लोगों, मेरी अपनी भी गलती है, कई मामलात में मैं समझता हूँ कि काफ़ी मेरी ओपिनियन सम पार्टी में इम्पोर्टेंस थी। मैं ये समझता हूँ जिस तरह हमने अपना बिलावल भुट्टो साहब को एक वसीयत के ज़राए चेयरमैन बना, हम सब लोग बांझ हो गए थे, हम ज़हनी तौर पे, दिमागी तौर पे, जिस्मानी तौर पे मुआलिफ, कि हमने एक नौजवान उसका हमने फ्यूचर तबाह कर दिया। अब उसकी गारंटी क्या होगी? पहले दिन तो हमने उसको चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बना दी। अगर हम उसको उसके बजाय उस वक्त पार्टी के सीनियर लीडर को चेयरमैन बनाते तो आज हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये मजा नहीं। लेकिन मैं ये जो नुकता है कि एक आदमी जिसके केस ही नैब में चल रहे हैं उसका वो सरबरा बनाने को तो मशावरत की जाए, इसीलिए तो अंदर से जो एडिशनल डायरेक्टर हैं या डायरेक्टर हैं वो सारे नई असाइनमेंट के लिए अरबोंपति होने के बावजूद वो नई मंजिल की तरफ रवाना है। जो आज उन्होंने जानी है, क्या उनको कहना है? तो उसका मुकाम है। हमारे मुल्क के अंदर जो तजादात हैं, हम एक तरफ लोगों को सज़ा देते हैं, फिर NRO लेके बुला लेते हैं, फिर NRO हो जाते हैं और उसके तहत इलेक्शन होते हैं। ये सारी जो सूरत हाल है वो अवाम के अंदर हमारी जमहूरियत की कदर जो है वो घटती चली जा रही है। पाकिस्तान के अवाम को ये जो जमहूरियत का हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है पिछले 30-40 साल से, इसमें कोई भी आदमी जो लॉजिकल थिंकिंग कर सकता है वो ये नहीं मानेगा कि ये कोई असूली जमहूरियत है। ये इनफरादी पार्टियां हैं और पार्टियों के इनफरादी जो चेयरमैन हैं उनको कोई हिला नहीं सकता। पार्टियां अपने इलेक्शन नहीं कराती हैं, इलेक्शन कराती हैं तो वो डिफूसला होता है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक नैब का बात है तो एक और भी टेक्निकल बात है, और ये है कि नैब का तो कानून ही कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है। आप किसी को बगैर सबूत के पकड़ नहीं सकते और हमारे आइन से मुतसादिम है। तो ये जो हमारे कानूनी माहिरीन हैं वो ये नुक्ता क्यों नहीं उठाते, वो ये तजाद क्यों नहीं खत्म करते पाकिस्तान से?
एक तरफ एक जमाने में नया पीपल पार्टी को अच्छी लगती थी, वाशिंग को अच्छी लगती थी, अब तो बुरी लगती है। एक तरफ हम पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में 3 साल में 7 IG चेंज कर देते हैं, 7 में आया 6 चेंज। राइट। दूसरे जो हमें पसंद है उनको हम एक्सटेंशन देने पे राजी हो जाते हैं। तो ये क्या है, कोई असूल है पाकिस्तान में चल रहा? क्या हमने इदारों को इस कदर कमजोर कर दिया कि हम अफराद के मरहूने मिन्नत बन गए पाकिस्तान की बका के लिए? अफराद है वो तो क्या है, स्टेट से हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। वो तो ब्रिगेडियर साहब पूरी कौम ने एक्सटेंशन दी, कह दिया है ब्रिगेडियर साहब कह दिया कहाँ मुकद्दर का सितारा? नहीं, ब्रिगेडियर साहब वो ब्रिगेडियर साहब में फर्द मुकद्दर का सितारा नहीं है, वो कौमें डूब जाती हैं। ब्रिगेडियर साहब वो एक्सटेंशन तो पूरी कौम ने दी थी। पाकिस्तान के आम शहरी को इज्जत देनी है, और जब तक हम पाकिस्तान के आम शहरी को इज्जत नहीं देते, हम उसको कानून में उसके साथ बराबर सलूक नहीं करते, हमारी जमहूरियत की कदर नहीं रहेगी। अच्छा, मुझे ना गवर्नमेंट के लिए क्योंकि मैंने राव साहब को लास्ट मिनट देने, ये जो अब तालिबान कह रहे हैं कि 20 साल जो अमेरिका ने हम पर जुल्म किए, बेगुनाह कत्ल किया, उनका हिसाब देना पड़ेगा। क्या हिसाब ले सकते हैं? एक तो ले लिया ना हिसाब उन्होंने अपने देश के अंदर, तो अमेरिका से हिसाब ले लिया ना। ऐसी तारीखी उनकी दरगत बनाई है कि वियतनाम को वो भूल गए, हिसाब लिया है। अब बात है इखलाकियात की। मॉरल स्टैंडिंग तालिबान की अमेरिका से कहीं बड़ी है, और जो वो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपने कहा कि जी हमने इराक पे गलत हमला कर दिया था, मान लिया, मान दिया है, इराक को रेपरेशंस दी हैं। क्या यूएन का नूरमबर्ग की तरह कोई ट्रायल बैठा है, कोई बोर्ड बैठा है कि अमेरिका से उसके हवारियों से पूछा जाए कि तुमने इराक, सीरिया और इन इलाकों पर इतना जुल्म किया, तो उनकी रेपरेशंस लो। इसी तरह अफगानिस्तान पे जो डेजी कटर मारे गए, और जो अफगानिस्तान के अंदर अवाम के साथ सलूक हुआ, और जो वहाँ पे रेप हुए और वो कत्लो गारत हुई, ऑस्ट्रेलिया के फौजी मजाक में, खेल में, जैसे कोई कुत्ते को गोली मार दे, इस तरह, यानी खेल में जानवर मारने के लिए उन्होंने इंसानों का शिकार किया। जी राव साहब, उसकी वीडियोस भेजनी चाहिए। राव साहब, अमेरिका जो 20 साल चाहिए। अब आपका पॉइंट है वो इसलिए है कि कॉलम आपके बड़े शानदार छपते हैं, हम देखते भी रहते हैं कि अमेरिका ठीक है कि सुपर पावर है, और वो अपनी उसकी एक प्लानिंग है, और उसका अपना यानी तरीक़ाकार है पूरी दुनिया को घेरने का, अपना हार्डवेयर बेचने का और ब्लॉक बनाने का। जो 5 आइज़ उन्हें बनाई। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कहा जी उन्हें जराइम पर जवाब दे होना पड़ेगा। ये इसको किस तरह देखते हैं? कैसे वो जहाँ फतेह तो कर लिया, या वहाँ जो भी जी फतेह तो खैर वो नहीं हुआ जी, इट्स अ विड्रॉल है दोहा एग्रीमेंट के थ्रू। ये बिल्कुल कोई फतेह नहीं है, किसी किस्म की जंग नहीं हुई। अमेरिकन जो आर्मी है उसने कतन तालिबान से नहीं लड़ी, अफगानिस्तान की आर्मी नहीं लड़ी, तो जी हम फतह कैसे है? ये तो टेक ओवर है, एक पॉलिटिकल सेटलमेंट है, और वो सबको पता है किसने करवाई है, उसमें हम लोग भी स्टेक होल्डर्स हैं। अच्छा, ये बात तो सर, अब तालिबान जो हैं आप समझते हैं कि इस पोजीशन में हैं कि वो अमेरिका को डैमेजेस डाल सकें और उसके बाद उनसे वसूल कर सकें? मेरा ख्याल ये है कि तालिबान जो हैं इस वक्त नॉन एक्सेप्टेबल हैं इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में उन्होंने हुकूमत साजी कर ली है। यानी कोई खातून उसमें शामिल नहीं है, कोई माइनॉरिटीज का ग्रुप उसमें शामिल नहीं है, कोई एथनिक डिफरेंट ग्रुप उसमें शामिल नहीं है, यानी ताजिक शामिल नहीं है कि हम यानी औरतों को कुछ ऑफिस में बना रहे, तैनात कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं, मैं कह रहा हूँ कैबिनेट की बात कर रहा हूँ मैं। कैबिनेट के अंदर तो कोई औरत नहीं है। फिर सर उनका मसला एक बहुत बड़ा ये हो गया है, जो उनकी टॉप लीडरशिप ने माना है कि उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो तो फिर भी समझबूझ से कोई काम ले लेती है, जो नीचे उनका इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे तालिब बैठा हुआ है उसका सीनियर लीडरशिप से टोटल डिस्कनेक्ट है। यानी वो किसी और तरफ सोच रहे हैं, कुछ और तरफ देख रहे हैं, और जो नीचे तालिब। राव साहब, क्या कब तक ये स्टेबल हो जाएंगे, हो भी जाएगा या नहीं? और किसी मुल्क ने अभी तक तस्लीम नहीं किया, ये कहाँ तक मामला चलेगा? देखिए, ये इंतहाई डेलिकेट मामला है, और ये इन्हें तस्लीम करना जो है किसी भी मुल्क के लिए वो आसान नहीं होगा। चाइनीज नहीं कर सके, हिम्मत नहीं कर सके अभी तक, रशियंस नहीं कर सके, पाकिस्तान तो डेफिनेटली लाइन टो करेगा ना जी, आहिस्ता आहिस्ता। पाकिस्तान के अपने स्टेक्स भी हैं, और दूसरा हमें खतरा भी है कि वो सब लोग वहाँ कोई चीज़ अनसर्टनिटी होती है तो पाकिस्तान की तरफ रुजू करेंगे या इधर चल पड़ेंगे।
तो हम तो फंसे हुए हैं, उनको अनाज भी दे रहे हैं, लोगों को भी कह रहे हैं तस्लीम करो, तो कब तक ये हम स्टेबिलिटी को है क्या? देखिए सर, पाकिस्तान फाइनेंशियली इतना मजबूत नहीं है कि वो अफगानिस्तान की पूरी आबादी का बोझ उठा सके, उनको ग़िज़ा दे सके, उन्हें दवाइयाँ दे सके। अफगानिस्तानी गवर्नमेंट के पास अपने फॉरेन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो जाए वर्ल्ड बैंक के पास, वो जाए WHO के पास, वो जाए। बहुत मेहरबानी। मुझे ये कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और सुना।